पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफियत दाखिली सियासी महाज़ाराई में इस बुरी तरह से उलझी हुई है कि खारजा महाज पर मुल्क के लिए जो बढ़ते गंभीर चैलेंजेस हैं उस पर उसकी वो तवज्जो नज़र नहीं आ रही जिसकी जंगी बुनियादों पर आज ज़रूरत है। अमरीका में नए ट्रम्प दौर का आगाज़ जो है पाकिस्तान के लिए बरह रास्त और बिला वास्ता तरीके से चैलेंजेस में इजाफा करता नजर आ रहा है। अमरीका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक इश्तराक की जो दागबेल 2005 में डाली गई थी वो हालिया चंद बरस में तेज़ी से फली और फूली है। नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा अमरीका जो है इन बढ़ते ताल्लुकात की झलक साबित हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली से लेकर जो है सिविल जौहरी मुआहदे जो हैं वो भारत की झोली में डालते हुए नजर आए। जदीद तरीन अमरीकी F-35 फाइटर तैयारे की भारत को फराहमी भी बहुत से ऐलानात में से एक थी। इसके अलावा मसनूई ज़हानत के शोबे में भारत के साथ अमरीकी ताउन भी जो थी उसका शुमार जो है बड़े ऐलानात में होता है। अमरीकी मफादात के हवाले से देखा जाए तो सदर ट्रंप ने भारत को अमरीकी तेल और गैस की फ़रोख्त के मुआहदों समेत भारतीय मंडियों तक रसाई के लिए तिजारती टैरिफ जो हैं कम करवाने में वो कामयाब हुए। असूली तौर पर दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है उनका अपना मामला होता है, लेकिन भारत को जदीद हथियारों बशमूल F-35 तैयारों की फराहमी जो है वो साउथ एशिया यानी कि जनूब एशिया में ताकत के तवाज़ुन को फैसलाकुन अंदाज में बदल सकती है, बल्कि बदल देगी। इस पर पाकिस्तानी वजारत खारजा का जो इतराज़ है वो बिल्कुल जायज़ है। उसी तरह अमरीका का जो मुंबई हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस गिरफ्तार बिजनेसमैन जो हैं तहूर राना उसको भारत के हवाले करने का ऐलान जो है वो मोदी दौरे की बहुत बड़ी कामयाबी जो है भारत में समझा जा रहा है। यकीनन इससे भारत को पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है एक नया बहाना मिल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी भारत की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो जारी रियासती दहशतगर्दी है उस पर जो है अमरीकी खामोशी जो है बड़ी माना खेज है। ट्रंप इंतजामिया में भारत नजात और भारत नवाज अफराद की बढ़ती तादाद भी पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा करती नजर आ रही है। अमरीकी सदर की जानिब से भारतीय मुहक्किक एस पॉल कपूर को जो है जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अगला नायब सेक्रेटरी नामजद करना जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत है। कपूर साहब जो है अमरीका भारत शराकत दारी के मजबूत हामी हैं और पाकिस्तान के सख्त जो हैं बल्कि कट्टर मुखालफिन में से एक हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें तुलसी गबार्ड का नाम लें, फिर FIA में जो एक डायरेक्टर जो भारत नजाद है उसको जो अपॉइंट किया गया, ये तमाम के तमाम जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज रखते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो अमरीकी तरजीहात में बहुत नीचे है, तो दूसरी जानिब अमरीका में रहने वाले बहुत से बासर पाकिस्तानी जो हैं वो शहबाज हुकूमत के खिलाफ आपको काम करते नजर आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी सफारतकारी की अगर अमरीका में एक सिमत है तो बासर अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं उसकी उन कोशिशों की नफ़ी करने पर तुले बैठे हैं। अमरीकी पाकिस्तानियों की शहबाज हुकूमत पर इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त में इंसानी हकूक़ की पामाली, 2024 के इंतखाबात में धांधली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं वो सब सरे फहरिस्त हैं। इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहतरम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। हम ये देख रहे हैं कि मोदी साहब के जो नक़ाद हैं, उनके जो क्रिटिक्स हैं, वो भी इस बात के इतराफ़ कर रहे हैं कि जी उनका जो अभी हालिया दौरा अमरीका था काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने उनको ऑफ़र किया है, मतलब F-35 से लेकर अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दिफाई मुआहदे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे इसके? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर दौरे को देखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ रीड आउट्स होते हैं। अमेरिका का क्या रीड आउट है, इंडिया क्या है, इस पर जो कई किस्म के तबसरे हो चुके हैं अभी तक जो आपने बात की है। एक तो उसमें यह है कि मोदी साहब की जो ख्वाहिशात थी उसके बरक्स ट्रंप साहब ने उनको कट डाउन किया है। बस 2-3 उसमें इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो काफ़ी जो हैरत अंगेज़ हैं। एक कि किसी ने उनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या रोल हो सकता है यूक्रेन में, तो उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि चीन का बड़ा रोल हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि अब अमेरिका का ग्रीवेंस है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कि आप हमें जो हमारा ट्रेड बैलेंस है बहुत ज़्यादा है और आपको हमसे ख़रीदना पड़ेगा, तेल भी और गैस भी, और जो आपकी डिफेंस इक्विपमेंट है जो आप रूस से लेते हैं हमसे लें। अब उसके अंदर F-35 के उन्होंने वादा किया, मुझे नहीं पता उसकी कीमत कितनी है और मुझे ये भी नहीं पता कि डिलीवरी कब होगी, लेकिन पॉइंट स्टिल रिमेंस वैलिड, जिस पे पाकिस्तान का एतराज़ भी वैलिड है कि इस एरिया का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो इस पे हमें सही फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, चीन ने भी प्रोटेस्ट किया है कि उनको अननेसेसरीली इसमें ड्रैग किया गया है
और उन्होंने भी जिन लाइन से पाकिस्तान ने किया है उस पर भी किया और उससे बढ़ के भी किया है कि साउथ चाइना सी में उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है, और आपकी बायलैटरल रिलेशनशिप है तो चाइना को बीच में क्यों ला रहे हैं। तो इस पर कई एतराज़ात भी हो रहे हैं। हम पे जहाँ तक मसला है जी, वो ये है कि पाकिस्तान जब से अफ़गानिस्तान से ट्रुप्स निकले हैं अमेरिका के, वो एक फंडामेंटल रीथिंक हुई है। और उसकी दूसरी उससे भी बड़ा वजह यह है कि चीन को जैसे जैसे एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पे देखा जा रहा है, उसमें वो सारी बाकी उनकी प्रायोरिटीज़ पीछे जा रही हैं। उसमें उनका हलीफ हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो हो भी नहीं सकता हलीफ उसका। ना पब्लिक ओपिनियन ये चाहेगी कि पाकिस्तान एक ऐसी कॉन्टेस्टेशन में, जो कि वैसे भी फ्रेंकली चाइना ने तो नहीं इसको इनिशिएट किया, चाइना तो एक उभरती हुई पावर है, एक ग्लोबल साउथ की पावर थी अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ख़त्ता कलामी यूँ करूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो खैर वो आज की ट्रम्प के ज़माने की तो नहीं है, वो तो बुश जूनियर के ज़माने से उसके ऊपर जो है मतलब काम शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में उनका साथी हुआ करता है, तो राफ गालिबन वज़ीर ख़ारजा थे। ये तो उस दौर की बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चीज़ जो है मज़ीद क़ुरबतें बढ़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से लोग कह रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा मतलब है कि एक जो सरप्राइज़ एलिमेंट था, एक जो मुंबई हमले में एक मुबैना तौर पर मुलविस शख्स था, उसको हवाले करने का जो फैसला हुआ है राना ताहवर का, उस पर आपके ख्याल में जो लोग कह रहे हैं कि ये भारत को एक प्रोपेगेंडा टूल मिल जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का, और तो क्या इसको किस नज़र से देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट हुई है? वरना माजी में ऐसा नहीं हुआ था, पहले मुंबई हमले हुए, ये आदमी गिरफ्तार थे एक अरसे से, ये जो डेवलपमेंट है इसको आप इसमें एक फ़र्क है। पहले हेडले का जो था, स्टीफन हेडले का, उसको शायद उसको हैंड ओवर उन्होंने नहीं किया था, हालांकि एक्सेस मेरा ख्याल है दे दी थी उसको, और उस एविडेंस को फ्रॉम व्हाट आई रिकलेक्ट यूज़ भी किया गया था हिंदुस्तानी कोर्ट्स में। आप ये सही कह रहे हैं कि दिस इज़ वन स्टेप फॉरवर्ड, और इसको इसी नतीजे से देखा जा सकता है कि वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को जिन एरियाज़ में एक कॉस्ट फ्री किस्म की एक चीज़ है, जहाँ तक तो ट्रेड है उसमें तो बड़ी सख्त उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, जितनी आप करेंगे टैरिफ उतना हम कर देंगे। तो इसमें यस देयर इज़ एन एफर्ट टू प्लेकेट इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि जो केस है वो ऑलरेडी इन लोगों ने सज़ाएँ इतनी भुगत ली हैं, तो इन लोगों को वैसे ही कई एक आध तो मेरा ख्याल है फौत हो गए हैं जो उसमें जिनका अक्यूज़ थे उसके अंदर, और बाकी अभी घरों में बंद हैं या नज़र बंद हैं, जेलों में हैं। तो मुझे नहीं पता कि जी दुरुस्त। और ये और बात ये कि असल में भारत जिस तरह से मतलब है कि मुसलसल प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है मुंबई हमलों को, और ये वाला जो वो है डेवलपमेंट, उसके बाद यकीनन उनके पास फिर एक नया एक विगर के साथ वो कर सकेंगे। अच्छा, आपने दुरुस्त कहा था कि जी हो सकता है कि मोदी को स्नब किया हो ट्रंप साहब ने एक दो मरतबा, मगर बतौर रियासत के जो इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि जी जो ट्रंप साहब की काबीना है उसमें कई जो हैं भारत नवाज और भारत निजात लोग शामिल हैं, बड़े अहम तरीन ओहदों पर हैं। तुलसी गबार्ड जो हैं वो आपके डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं, FBI का जो उनका डायरेक्टर है वो एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का आदमी है। उसी तरह जो साउथ एशिया का डोनाल्ड लू की जगह जो लेकर आए हैं वो एक और मतलब है इंडियन को लेकर आए हैं। इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा? और पाकिस्तान के लिए पहले हमारी बैंडविड्थ कम हो चुकी है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर, जैसे आपने सही फरमाया कि जब से उन्होंने पुल आउट किया ट्रूप्स को, कम हो गई पाकिस्तान की अहमियत। तो इसके नतीजे में क्या असरात हो सकते हैं? अहमियत की बात नहीं है, अहमियत के अलावा यह है कि वो कभी भी आप चीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को यूज़ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक नेचुरल एलाई है उनका, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को चीन के साथ नत्थी एक हद तक किया है, उस हद तक तो नहीं किया कि जिस आगे जा सकते हैं। अब देखेंगे कि आइंदा कुछ दिनों में क्या होगा या कुछ हफ्तों महीनों में। लेकिन तो दो ये फैक्टर्स है, एक अफ़गानिस्तान का फैक्टर है, और हालांकि उसमें अफ़गानिस्तान का इट्स नॉट एज सिंपल, क्योंकि जहाँ तक पेंटागन है और उनके कनेक्शंस पाकिस्तान के JHQ के साथ रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत से लोगों की ये फीलिंग है कि इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो होमलैंड जिसको अमेरिका कहता है, अमेरिकन होमलैंड को भी थ्रेट पोज कर सकते हैं। उसमें अलकायदा के भी लोग हैं, और उसमें वो खुरासा जो इस्लामिक स्टेट खुरासा के हैं
वो लोग भी हैं, और उसके ऊपर एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ कहा है, और अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है और उनकी जो CIA है वो इसके ऊपर काफ़ी डिस्टर्ब लगते हैं। क्या ट्रंप साहब को अभी उनके नज़र में वो है या नहीं? शायद उनकी नज़र में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइना वाली कहानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो देखिए पाकिस्तान को मिल क्या रहा है अमेरिका से, तो कुछ भी नहीं। एक तो जो आ रही थी US एड सारी दुनिया में तो वैसे ही बंद हो गई, तो उसमें जो कुछ प्रोग्राम्स थे और कुछ ज़्यादा था उसमें ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे मिल रहे थे या कुछ या और हेल्थ की और एजुकेशन के हो जी, वो लिवरेज कम है। आपने सही फरमाया कि अमेरिका का लिवरेज इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत कम है, लेकिन ताहम ये जो अब आप और ये भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान और अमेरिका के कम है बनिस्बत डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट के। लेकिन सेइंग दैट मैं फिर मैं दोहराऊंगा कि ये जो एलिमेंट है कि जी भारत ओरिजिन के लोग हैं और प्रो इंडिया जो एलिमेंट वहाँ पर आ गया है ट्रंप की काबीना में, वो क्या मज़ीद मतलब है कि पहली ताल्लुकात हमारे को इतने अच्छे बैंडविड्थ पे नहीं है, मज़ीद क्या उसके अंदर चैलेंजेस ला सकता है जो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानियों को खदशात सवाल? इसमें यूँ है कि इसको देखने का यू अंडरस्टैंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, और उसको एक चीज़ जिसको डीप स्टेट भी कहा जा सकता है और वो अमेरिका में बड़ी पावरफुल है, आई डोंट हैव टू गो इनटू इट। तो उससे मेरा कहना सिंपली ये था कि पाकिस्तान की रेलेवेंस अमेरिका के लिए वही होगी जब यहाँ हमारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस आएंगे। वो एक टेररिज्म हो सकता है, एक सिक्योरिटी के मामलात हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, इसकी 5वीं बड़ी आबादी है और चौथी 5वीं बड़ी फौज है। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किसी सूरत में कोई पावर इग्नोर कर नहीं सकती। ये दूसरी बात है कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शायद खुशकिस्मती है इस दौर में कि आप ट्रंप साहब की नज़रों में नहीं हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा उनके निशाने पे आ रहे हैं। आप मोदी साहब को ही देख लें कि जिस तरह उनका इस्तकबाल किया है, वो किस तरह से, वो तस्वीर देख लें, पिक्चर स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स, किस तरह वो स्टर्नली बैठे थे। मुझे पुरानी तस्वीर याद आ रही थी जिसमें शेक हैंड थे और वो थपका रहे थे एक दूसरे के जो शोल्डर्स हैं, उस बड़ी बॉन होमी थी। इसमें तो आती सीधी उन्होंने चढ़ाई कर दी जी, जितने वो लेंगे उतना ही हम भी ले लेंगे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप फॉलो करें, देयर आर 3 or 4 times व्हेन जो दुरुस्त फरमा रहे हैं ट्रंप साहब का जो अंदाज़ मज़ीद जारहाना है। अच्छा, इसी ताल्लुकात की एक और डायमेंशन पाकिस्तान के हवाले से है कि हम देखते हैं कि जी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय डायस्पोरा जो है वो एक सिमत में मामलात को पुश करता है। पाकिस्तान के साथ मसला ये हुआ है कि हमारी जो मतलब है कि हुकूमत है उसकी कुछ और ख्वाहिशात हैं, अमेरिका ज़ाहिर के ताल्लुकात बेहतर करना चाह रही है, लेकिन हमारा जो डायस्पोरा है वो हुकूमत से नाला नज़र आता है। वहाँ पे जो बड़े पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं वो जो है मतलब है कि किसी और सिमत के अंदर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो PTI पे होने वाले क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा करती नजर आ रही है। अनडाउटेडली ठीक बात आपने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है पाकिस्तान का डायस्पोरा अमेरिका में ना तो तादाद वो है, वो को 4 मिलियन के करीब है। मेरा ख्याल है हमारे कुछ 7.5 लाख 8 लाख होंगे, कनाडा में भी इतने ही हैं, अमेरिका में शायद ये 7-8 लाख हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त इतनी बड़ी डिवीज़न हो गई है क्योंकि इंटरनली हम इतने डिवाइडेड हैं और जो डायस्पोरा है वो एक साइड पे जा रहा है। तो जो डायस्पोरा रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रमोट करने में, और आई एम श्योर कर सकता है, वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि इसमें कोई चेंज आएगी जैसे हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंटरव्यू है, तो मैं ये समझता हूँ उसमें तब्दीली आएगी क्योंकि जो इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा इस बात पे जो आपने अभी सही पॉइंट आउट किया है कि कितनी की पोजीशंस में उन्होंने इंडियंस को फिट किया है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि प्रो इंडिया प्रो इजराइल जितनी ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन है शायद ही कोई थी। लेकिन मैं आई सेड टू यू कि इंडिया के अमेरिका की अपनी डीप स्टेट है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनका पेंटागन है। लेट्स सी हाउ। अच्छा, एक वो हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे एक और बहुत ही अहम चीज़, जैसे हम देख रहे हैं उनके एक कांग्रेसमैन जो है कोई डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के हवाले से लाने की बात कर रहा है,
और वो ये उनका इरादा है कि जी जो पाकिस्तानी इस वक्त लोग जो हैं हुकूमत में हैं, जो कि बकौल उनके मुबैना तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ एक एक्ट लाया जाए। इसी तरह के एक एक्ट पुराना मैकेंसी एक्ट जो है वो बहुत पुराना है, वो इसी नौयत का था। वो तो खैर रूस के खिलाफ आया था, फिर उसका दायरे कार बढ़ा दिया गया था। आपके ख्याल में ये इशू वो लोग लिवरेज कर सकते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है कि इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको निशाना बनाने की कोशिश करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में जो आपकी पहली बात है उसमें बहुत वजन है। पाकिस्तानी डायस्पोरा के बारे में है कि वो फॉर पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस वो डिस्टर्ब्ड हैं और वो पाकिस्तान के केस को उस तरह नहीं सपोर्ट करे जैसे कि वो करते जिस तरह इंडियन डायस्पोरा। ये जो दूसरी डेमोक्रेसी की बात है वो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ ही दे तो अच्छा है। डेमोक्रेसी की वहाँ बात कौन कर रहा है उसकी को? वहाँ तो जो उन्होंने प्रपोजल दिए हैं गजा में जो और यूरोपियन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका कंट्रडिक्शन अपनी जगह ज़ाहिर के गजा के हवाले से, लेकिन दे कैन यूज़ इट एज ए प्रीटेक्स्ट कि पाकिस्तान को हाउंड करने के लिए। वो बेशक वो इजराइल के ह्यूमन राइट वायलेशन इग्नोर कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के नहीं कर सकते। तो मेरा जवाब यह है कि चीज़ उसमें वजन होती है, यूज़ हो कि अगर वो ये समझें कि वाक़तन ये एक बात किसी कन्विक्शन से की जा रही है और मोदी साहब ने जो इंतज़ाम कर दिया ह्यूमन राइट्स का, जो वो इग्नोर किया जा रहा है, तो ये चीज़ यूज़ होना पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। वजन इसका नहीं है, वजन दूसरी चीजों का है जो आपने पहले आपने बात की। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने महमूद कसूरी साहब की गुफ्तगू सुनी और वाकई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज करना, और ख़ुसूसन ऐसे वक्त में कि जब आपकी अपनी जो तवज्जो है, हमारे अपनी सियासी खलफिशार जो है, हमारे बहुत सारे जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, उस पर हम आगे लेके नहीं जा पा रहे। यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत कुछ इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान का सियासी पारा बदस्तूर बुलंद है। मौलाना फजल रहमान आज फिर हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने दावा किया कि जी बढ़ती दहशतगर्दी ने 2 सूबों में हुकूमत की रिट जो है वो ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जी आम आदमी के पास ना रोज़गार है ना जान का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान के फैसले कहीं और किए जाते हैं लेकिन जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत पर इसी तरह के इल्ज़ामात आयद कर रही है। जहाँ वो हिज़्ब खिलाफ की जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए कोशिश है, वहीं इसके बानी चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान कर रखा है कि रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है ज़ोरों शोर से चलाई जाएगी। लेकिन तहरीक चलाने और कामयाबी से चलाने के लिए ज़रूरी है कि जी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद रहे और ग्रोहबंदी का शिकार ना हो। यहाँ पर PTI के मामला जो है ज़रा से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत का तंजीम से निकाला जाना, 26वीं तरमीम के वक्त गायब हो जाने वाले जो अरकान पार्लियामान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला और पार्टी छोड़कर जाने वालों और मौजूदा रहनुमाओं में कशीदगी, ये सब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी चैलेंजेस हैं। उनसे कैसे निपटा जाएगा, बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदा मोहतरम शुएब शाहीन साहब से। शुएब शाहीन साहब, ये बताइए कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला के 2 अलग अलग ग्रोह नज़र आ रहे हैं, और जब वो जाते हैं इमरान खान से मिलते हैं तो नज़र ही आते हैं कि एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, जिसकी वजह से कोई कहते हैं ना मौसर तहरीक नहीं चल पाती आप लोगों की जानिब से। आपस में जो है मतलब है ज़्यादा गुफ्तगू शुनीद या इल्ज़ामात या अब तो मतलब है दीगर मामलात भी शुरू हो गए हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। ये चूँकि इमरान खान के नैरेटिव का बयानिया का जवाब नहीं है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और इन कठपुतलियों के पास, इसलिए वो सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए ये बातें फैलाते हैं कि हमारे दरमियान जी इख्तलाफ है और इस वजह से तहरीक नहीं चल पाई। तहरीक क्या होती है? तहरीक ये होती है कि लोगों के जहन को तब्दील किया जाए। आज लोग 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। मुझे बताएं, पिछले साल 8 फरवरी को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया ना हमें हमारे पास बल्ले का निशान, ना हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, ना हमारे जिस तरीके से वर्कर्स थे उनको उठाया जा रहा था, हमारे कारकुन उठाए जा रहे थे, हमारे पोलिंग एजेंट आखिरात मेरे पोलिंग एजेंट उठा लिए गए, तब भी हम बहुत बड़ी तादाद में जीते। ये अलग बात है कि इनको फॉर्म 47 बनाने पड़े।
बात यह है कि एक लीडर है, वो है इमरान खान, बाकी सब वर्कर्स हैं। वर्कर्स के दरमियान देखें, ये सिर्फ ये होता है कि जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि जी आज आपने ये जिम्मेदारी निभानी है, दूसरे ने निभानी है, तीसरे ने निभानी है। जो सो कार्ड अपने आप को लीडर कहा करते थे वो तो भाग गए, वो तो या भगोड़े बन गए या वो कंप्रोमाइज कर गए, वो या जाकर के एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए, जाता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाकर बैठ गए। तो लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि नैरेटिव का जवाब तो है कोई नहीं, वो क्या बात करेंगे। ये बात जिनको आपने भगोड़ा कहा, मैं ये देखता हूँ कि जो पीटीआई के हमदर्द हैं वो उनमें बड़ा कंफ्यूजन ये पाया जाता है कि वो जो जिनको भगोड़ा आप कह रहे हैं वो उनको आज भी पीटीआई का ही समझते हैं। वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने किसी और सियासी जमात में वो शामिल नहीं हुए, जैसे आपके दोस्त हैं पसंदीदा फवाद चौधरी साहब, किसी दूसरी जमात में तो शामिल नहीं हुए और बहालत मजबूरी उनको उनसे एक फ़ैसला करवाया गया। तो वो कहते हैं कि जी ऐसे लोगों के आने में क्या कबाहत है और क्या ज़रूरत है कि उनको भगोड़ा कहा जाए। बाज़-औक़ात इंसान पे कमज़ोर लम्हे आते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं, जब वो जबर का शिकार होता है मुबैना तौर पे या मुश्किल का शिकार होता है। वो कराची में अली ज़ैदी साहब के साथ यही कहा जाता है, या और जो एक दो आपके और साथी हैं। जी नहीं आमिर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह ये भगोड़ा भागा था हाई कोर्ट से हाँपते हुए और भागते हुए, आपने उसकी वीडियो देखी थी, उस वक्त तो वो पीटीआई में था ना, उसी दिन शाम को जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने पार्टी छोड़ दी। बात यह है कि फिर उसको किसने मजबूर किया था। दूसरी बात, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, आईपीपी में जाकर बैठता है जहां मुंह छुपाता है। तीसरी बात, महमूद मौलवी को और इमरान इस्माइल को लेकर शाह महमूद कुरैशी के पास क्या पैगाम लेकर गया था, ये तीन बातें ज़हन में रखें और फिर उसके साथ आप एक चीज और रखें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं वो पैगाम के क्या लेके गए थे हमारे नाज़रीन की याददाश्त ताज़ा करने के लिए कि ये इमरान इस्माइल साहब के साथ और बकौल महमूद, बहुत सारी बातें तो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब से डायरेक्ट मेरी नहीं हुई, लेकिन जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो पार्टी छोड़ने के लिए उनको मजबूर करने गए थे, वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए थे। तो जो लोग आज मारे खा रहे हैं, जो 2-2 साल से जेलों में पड़े हैं, जिनके बीवी बच्चे अगवा किए गए, जिनकी चार दीवारी की पामाली हुई, जिनके घर तोड़े गए, जिनके बच्चों को उठाया गया और जो आज भी कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे समेत हमने बावकार तरीके से कैदें काटी हैं, हमें ऑफिस से गिरफ्तार किया गया, 20-20 पर्चे हमारे खिलाफ भी दहशतगर्दी के कटे हुए हैं, लेकिन हमने पार्टी को मुश्किल वक्त में अगर हम छोड़ दें तो, और फिर वो जो साजिशी टोला हो जो आज आकर के पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करे, इसलिए ताकि वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सके ताकि पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए। जी इमरान खान का ट्विटर है जी पाकिस्तान में लाया जाए, आज इमरान खान ने कहा इसका मतलब है कि कल वो डाला जाए, उसको उठा करके ले आए और सिर्फ ट्विटर बंद हो जाए, सिर्फ हैंडल बाकी रह जाए। तो इसी तरीके की जो बातें, सोशल मीडिया के खिलाफ बोलना, हमारे लोगों के खिलाफ, यानी जो हमारा मुखालिफ बोलता है ये हमारा शाहीन साहब, अब देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सलमान अकरम राजा पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने शेख वकास पे लगाया। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी कि जो बहुत सारे पीटीआई के हमदर्द हैं वो समझते हैं क्योंकि ये इमरान खान का दिफा करते हैं, प्रोग्राम में जाके उनके हक़ में बातें करते हैं, तो ये गालिबन इतने बुरे लोग नहीं हैं जितना उनके जो मुखालिफ हैं पीटीआई में वो कहते हैं या समझते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग इसको वाकई उतना ही बुरा समझते हैं जितना वो बुरा है, और वो जान चुके हैं कि ये एक टाउट है, ये 2 नंबर आदमी है, ये सिर्फ पीटीआई में इख्तलाफ पैदा करने और पीटीआई के लोगों पे इल्ज़ामात लगाने की गरज से और उनको डाउनग्रेड करने की नीयत से मुखालिफिन के एक नैरेटिव को बिल्ड करने की नीयत से ये सारी बातें और ये हरकतें करता है। तो लोग पहचान चुके हैं, पीटीआई का कोई भी वर्कर इसको सीरियस नहीं लेता, और इसके बारे में जो लोगों की राय है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। और कल का हमारा सियासी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया है इसके बारे में वो बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया है। बाकी इसके जो घटिया इल्ज़ामात हैं, सलमान अकरम राजा पे हूँ, मेरे ऊपर हूँ, शेख वकास पे हूँ, रऊफ हसन पे हूँ, और किस पे नहीं है। और आप देखा शाहिद में इतना की परसों की आप जरा बीला उठाएं, वो ये कहता है कि 2021 में जाकर के इसने उसको डिनाई नहीं कर पाया। ये जो 2021 में मुस्लिम लीग नून के पास गया, उन्होंने धुतकार दिया कि जी मुझे पार्टी में ज्वाइन कराओ। ये बाजवा के पास चला गया नो कॉन्फिडेंस से पहले कि मुझे किसी और पार्टी में ज्वाइन कराओ। तो बात यह है कि ऐसे भगोड़े की या ऐसे लोटे की पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये मफाद परस्त टोला है और इन लोगों ने पॉइंट आ गया क्योंकि वक्त कम है। एक और बहुत अहम इशू, अब शेर अफजल मरवत साहब
वो भी पार्टी के जियाले थे, अगर मुझे आप ये टर्म इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, और बड़ा वो भी खम ठोक कर पार्टी के दिफा भी करते थे इमरान खान का। उनके साथ क्या हुआ और इतना बड़ा क्या मसला हुआ कि जी आपने सिटिंग MNA को कहा कि जी आपको पार्टी से निकाल रहे हैं? कोई मतलब है, एक होता है ना कि आप नोटिस देते हैं, उससे जवाब तलब करते हैं, समझाते बुझाते हैं इस लेवल के ऊपर, क्योंकि क्या PTI इस तरह के लोगों को मतलब है निकालना अफोर्ड कर सकती है, करना चाहिए उसको? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी मतलब मुनासिब ये हिकमत अमली नहीं है। जी देखें आमिर साहब, एक बात जहन में रखें, इमरान खान वो लीडर है जिसने कभी भी सियासत किसी जातियात के लिए या किसी मफादात के लिए नहीं की। जब इल्ज़ाम लगा था कि तकरीबन शायद 20 MPAs थे जिन्होंने पैसे लेके सेनेट में वोट बेचा था, याद होगा आपको, शायद 2015 की बात है या पता नहीं उस जमाने में जी, खान साहब ने तमाम के तमाम लोगों को निकालने का हुक्म दे दिया था। लेकिन इसी तरह देखें, एक पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो पार्टी का जो एक बाउंड्री वाल है ना, आप उसको बार बार क्रॉस करेंगे। अच्छा, अब एक और सवाल, ये 26वीं तरमीम के ऊपर भी अब ये फैसला सामने आया है कि जनाब जिन MNAs ने, जिन लोगों ने, लॉ मेकर्स ने उस दिन गायब रहे तो उनको निकाल दिया जाए। कितने लोग आपके मुतासिर होंगे इससे? कितने लोगों को आप निकालने की अब सोच रहे हैं इस मामले पे? देखिए, इसके बारे में फाइनल हतमी फैसला तो खान साहब ने करना है और इसके बारे में इंक्वायरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, शोका नोटिस दिए गए थे। अब जिसका कसूर पाया गया है उनकी हद तक आर्डर्स होगा और वो जल्दी होगा। आई थिंक कितने लोग हैं, कितने, क्या तादाद क्या है वो? अगर आप नाम ना शेयर, मैं नाम तो शेयर नहीं करूंगा, मेरा ख्याल है 5-7 जो अपरेंट थे वो तो 100% है ही हैं। बाकी भी अगर किसी के खिलाफ एविडेंस आएगी, ये बता दें 5 हैं या 7 हैं? बड़ा फर्क होता है भाई नंबर गेम में, 5 और 7 को बहुत। नहीं, मैं अभी नंबर इसलिए नहीं बता सकता, नंबर अभी इसलिए नहीं बता सकता कि अभी फाइनल फैसला खान साहब से अप्रूवल लेना था, जो कि आज हमारी मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, जो कि नहीं हो सकी। जब तक उनसे कोई मुलाकात ना हो जाए, जब तक उनसे फाइनल अप्रूवल ना हो जाए, तब तक मैं ना नंबर दे सकता हूँ ना मैं नाम बता सकता। ये बताइए, इमरान खान से मुलाकात की क्या आजकल सूरत हाल है? आप लोग मिल पा रहे हैं जिस तरह कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, कि उसमें मुश्किलात हैं? जी मुश्किलात हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात वकलात को तो मिलने दे देते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक दिन के लिए मुख्तस थी जुमेरात को, पिछले 4-5 महीने से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। और बारहा हमने कंटेम्प्ट पिटीशंस भी फाइल की हैं और जेल सुप्रीडेंट आकर के बस माफ़ी मांग के चला जाता है और वो उन मुलाकातों के रास्ते में रुकावट है। मैं ये समझता हूँ कि जी बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, शुएब गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है कि PTI के सामने 2 तरह के चैलेंजेस हैं। एक वो जो हुकूमत के साथ उसके मामलात हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ ही चैलेंज भी है कि आपस में इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ चलना है या नहीं चलना। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं कराची में होने वाले कत्ल की, जो हम देख रहे हैं कि कई दिन गुजरने के बावजूद जो है वो टॉप स्टोरी बना हुआ है। क्या वजह है, जानते हैं वक्फे के बाद। कराची में बचपन के दोस्त के हाथों 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा, कत्ल और फिर जलाए जाने की लर्ज़ाखेज़ वारदात ने कई सवालात को जन्म दिया है। इस कहानी से नौजवानों में मंशियात का खुला इस्तेमाल, एक तो ये पहलू सामने आया है, तो दूसरी जानिब इसी शहर में जो गैर कानूनी तौर पे बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलती हैं और आज़ादाना चलती हैं, उसका इंकशाफ हुआ है। शहर से BBA के तालिब इल्म का खुलेआम जो अगवा है, फिर उसको बलूचिस्तान लेके जाना और फिर उसकी खोज में पुलिस की सुस्ती और नाअहली जो है, ये सब एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही कत्ल के मुलजिम उर्मगान के घर से पुलिस टीम पर फायरिंग ने डिफेंस की ऊंची दीवारों के पीछे हालात का जो है पोल जो है वो खोल दिया है। आज न्यूज़ की टीम ख़ियाबान मोमिन में जब इस मुलजिम के घर पहुंची तो वो बंगला नहीं बल्कि एक बंकर दिखाई दिया। सिक्योरिटी कैमरे, वॉक थ्रू गेट और एक हिस्से में खुफिया कॉल सेंटर की मौजूदगी जो थी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। चंद रोज़ पहले पुलिस ने यहाँ से ममनुआ असलहा, हज़ारों गोलियाँ, दर्जनों लैपटॉप्स और मंशियात बरामद की थी। हमारे रिपोर्टर सोलह जाफरी इस अहम केस पर नज़र रखते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि सूरत हाल है क्या। सूरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ठीक है, ये पूरा एक वाक़या हुआ, उसमें पुलिस की सुस्ती सामने आई है, लेकिन इसका एक पहलू जो नज़रों से ओझल है वो है जी मंशियात का इस्तेमाल और नौजवानों में बढ़ता हुआ जो इस्तेमाल है, वो क्या उस पर रोशनी डालेंगे? मंशियात की लत में मुब्तला होकर नौजवान जो है वो एक कत्ल हो गया, दूसरा कातिल बन गया।
जबकि इस नशे के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये नशा कोई आम नशा नहीं है, ये चंद हज़ार का नशा नहीं है, बल्कि लाखों रुपए मालियत का नशा है। जो 5 ग्राम 2.5 लाख रुपए की मंशियात जो शख्स पी रहा होगा तो सोचें ये नशा जो है कितना ख़तरनाक है। और इन लड़कों की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, बल्कि 25 साल के अंदर अंदर की उम्र वाले ये तमाम नौजवान हैं जो कि इस नशे की लत में मुब्तला हुए हुए हैं, और ये आने वाले वक्त के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इस केस की जो है बहुत सारी गुत्थियां सुलझना बाकी हैं। फिर फैसल ईदी साहब का ये बयान सामने आया कि जनाब लाश का जो है एक हिस्सा मिला और दूसरा हिस्सा नहीं मिल सका। फिर ये भी साथ सवाल जुड़ा हुआ है कि जनाब एक गाड़ी जो है बगैर नंबर प्लेट के या जाली नंबर प्लेट के कराची से चलती है, बलूचिस्तान पहुँच जाती है। क्या पुलिस क्या कह रही है इस मामले के ऊपर? अब जो फैसल ईदी साहब की जानिब से बयान दिया गया है कि लाश का सिर्फ धड़ था, उसका ना तो सर था, ना ही हाथ थे, ना पाँव था, तो इसके ऊपर जो है वो अब कब्र कुशाई होने जा रही है। आज से 1-2 दिन के अंदर जो है वो ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। आज जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसकी जानिब से अहकामात दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि वो अपने तमाम तर इंतज़ामात को पूरा करें और फिर कब्र कुशाई करें। तो जब कब्र कुशाई होगी तो ये बात सामने आएगी कि आया इस लाश का धड़, सर और पाँव थे या नहीं थे, और फिर उसके बाद एक और DNA टेस्ट कराया जाएगा। रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो जो मुस्तफ़ा मकतूल है, मुस्तफ़ा की जो रूटीन थी वो यही थी कि वो अपनी जो मार्क एक्स गाड़ी थी उसमें नंबर प्लेट लगाकर नहीं घूमता था। उसके दोस्तों से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बात बताई गई है कि मुस्तफ़ा की गाड़ी में किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं होती थी। कराची शहर में हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है कि नंबर प्लेट के साथ होनी चाहिए गाड़ियाँ और रजिस्टर्ड होनी चाहिए गाड़ियाँ, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आई है और मुस्तफ़ा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाता था और उसी गाड़ी के अंदर अरमगान मुस्तफ़ा की ज़ख्मी हालत में डालकर जो है वो बलूचिस्तान धारेजी लेके गया। तो यकीनन ये एक बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि किस तरीके से कराची से 7 चौकियाँ क्रॉस करते हुए वो धारेजी पहुंचा। और ये 7 चौकियाँ कोई आम चौकियाँ नहीं हैं, बल्कि कराची और पाकिस्तान की बड़ी चौकियाँ हैं जहाँ से 2 बॉर्डर्स जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर टच करता है, इस रोड से स्मगलिंग होती है। बड़ा एक निज़ाम है, यहाँ पे हर गाड़ियों को जो है वो चेक करके छोड़ा जाता है। तो ये गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर जब मुस्तफ़ा को ले जाया जा रहा था तो उसको क्यों नहीं देखा गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो यानी कि पुलिस की कई चौकियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक इलीगल जो गाड़ी है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, वो कराची से चलती है, बलूचिस्तान जहाँ पहुँचती है। तो ये लुब्बे लुबाब, और यही हमारी सिंध पुलिस या कराची पुलिस की कहानी है कि इस शहर में जराइम बढ़ रहे हैं, इस सड़क पे जो है लोग कुचले जा रहे हैं ट्रैफिक के हादसात में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कराची लगता है कि सबके कहते हैं ना रहमो करम पे मुजरिमों के, हर तरह के मुजरिमों के, और चाहे वो मंशियात फरोश हों, चाहे वो कत्ल करने वाले हों, चाहे वो अगवा करने वाले हों। तो जनाब बॉल जो है वो पुलिस की कोर्ट में, और देखते हैं कि वो कैसा खेलती है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।